तो स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर आता है तो उसे अट्रैक्शन या रिपल्सन फील होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली चार्ज के साथ होता है। कोई भी चार्ज है तो उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आ गया तो उसे अट्रैक्शन या रिपल्सन फील होता है, मतलब उसे कोई ना कोई फोर्स फील होता है। ओके, तो चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कैसे डिफाइन किया जाता है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम ई से डिनोट करते हैं और ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो अगर ये मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है और इसकी वजह से मैं एट ए डिस्टेंस आर पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे एक छोटा सा कोई टेस्ट चार्ज रखना होगा। ठीक है, तो देखिए, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो कूलम्ब फोर्स होगा वो क्या होगा भाई? वो होगा तुम्हारा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हो जाएगा फोर्स बाय Q0। तो जब आप Q0 से डिवाइड करोगे इसको तो ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी? Q/4πε0 r²। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया किसका? ये एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, यही एक्सप्रेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये अगर हमारे पास डिस्टेंस है तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से आना चाहिए, इनफाइनाइट पे जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, और किसी चार्ज का उसके खुद के पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होगा क्योंकि वैल्यू इनफाइनाइट तक टच कर रही है। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगी। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो चलिए उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों, ये होने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहला जो हमारा प्रॉपर्टी है, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? कि ये पॉजिटिव चार्ज से तो बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज के अंदर आती है। मतलब पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है? ओरिजिनेट, और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है? टर्मिनेट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या होती है? टर्मिनेट हो जाती है। ओके, तो अगर ये मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आप बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाएंगे। ठीक है, यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखा रहे होंगे? हमेशा आउटवर्ड दिखा रहे होंगे। ठीक है, और अगर ये आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इनवर्ड शो कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई डाइपोल है सपोज, मतलब एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और वो कहां जाएगी? नेगेटिव में जाएगी। ठीक है, ओके। अगला जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे निकाली जाए किसी भी पॉइंट पे। देखिए, अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, ये अगर फील्ड की लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे ये पता करना है कि अगर यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा जाए तो वो किधर मूव करेगा, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा फंडा है कि आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करिए। आप जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता चल जाएगा। मतलब आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपका चार्ज पार्टिकल जो है वो किधर मूव करने वाला है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव होगा तो इसके जस्ट अपोजिट जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट जब ड्रॉ करते हैं फील्ड लाइंस पे तो वहां से हमें पता चलता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की। चार्ज पार्टिकल को अगर फील्ड लाइन पे रखा जाए तो वो किधर मूव करेगा। ठीक है, ओके। तो ये तो था हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं लिखूंगा। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉसेस ईच अदर। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर क्रॉसेस ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी बताता हूं। अगर मान लो ये पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दूसरी वाली है, और अगर इसने इंटरसेक्ट कर लिया दोनों ने आपस में, तो क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करो तो इस वाली लाइन की वजह से इधर है और इस वाली लाइन की वजह से इधर है, तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल होगा उसको एक ही बार में दो डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो है
किसी भी कंडक्टर के परपेंडिकुलर ही निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी कंडक्टर के सरफेस से परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेगी। ठीक है, मतलब अगर ये कोई कंडक्टर है आपके पास, मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस कंडक्टर के सरफेस से परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्री से निकलेगी फील्ड बाहर। नेगेटिव होगा तो 90 डिग्री पे ही आएगी। ओके, बिल्कुल परपेंडिकुलरली निकलती है। ओके, चलिए अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सरफेस होता है इसका, ये सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है। जो सरफेस है ये सरफेस होता है इक्विपोटेंशियल। अब ये इक्विपोटेंशियल क्या होता है ये आप अभी नहीं जान पाएंगे, आप नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे, चैप्टर नंबर 2 में कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल में बताऊंगा इसे मैं। ठीक है, अभी फिलहाल याद रखना कि ये सरफेस जो होता है वो इक्विपोटेंशियल का होता है, यानी कि एक ही जैसे वोल्टेज वाला होता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को परपेंडिकुलर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर जो होता है वो क्या होता है, इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर होता है जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। अब क्योंकि कंडक्टर को जो भी चार्ज दोगे ना वो सारा चार्ज उसके सरफेस पे लाई करता है, वो सारा चार्ज उसके सरफेस पे होता है, तो अंदर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होता है। इसको मैं प्रूफ करूंगा गॉस लॉ में प्रूफ करूंगा इसे। ठीक है, आगे बने रहिए, आगे के वीडियो लेक्चर में प्रूफ भी आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा होता है कि जिस चार्ज का जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा ना उसमें से उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से निकलेंगी बाहर। मतलब जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है ना तुम्हारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा तुम्हारा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये बात याद रखना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, मतलब कि मान लो ये Q1 चार्ज है कोई, ये Q2 चार्ज है, तो यहां से कुछ लाइंस निकल रही हैं और वो Q2 में जा रही है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड में अगर आप ये देखना चाहो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा है, तो जिसका लाइन ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा लाइंस है उसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, और कितना ज्यादा है वो भी देख लेते हैं। Q1 Q2 का रेशियो क्या होगा, इसमें से कितनी लाइंस निकल रही है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें कितनी आ रही है 1 2 3 4, तो ये कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 3/2। तो Q1 जो है उसका मैग्नीट्यूड 3/2 टाइम्स ज्यादा होगा Q2 से। ठीक है, Q1 का मैग्नीट्यूड 3/2 टाइम्स ज्यादा होगा किससे, Q2 से। तो भाई ये हमने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टी देखी, हमने देखा सबसे पहले कि पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाती है, फिर ये इंटरसेक्ट नहीं करती, और हमने देखा कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो वहां से डायरेक्शन पता चलता है चार्ज पार्टिकल के मोशन का। फिर हमने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और मैं बात बता देता हूँ, वो भी प्रॉपर्टी ही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे याद रखें। देखिए मैं आपको बता देता हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो एक है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होगा हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, एक है हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा जो हमारे पास हुआ है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में क्या फर्क है देखो, बहुत जरूरी है जानना। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, सबसे पहली बात, और सबके डिस्टेंस बराबर हो, ये सारे के सारे इक्वली स्पेस्ड हो, तो ये जो है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो कर रहा है। इसके अलावा जो भी कंडीशन है सब नॉन यूनिफॉर्म की है। मतलब अगर ये डिस्टेंस बराबर एक जैसे नहीं है तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, या डायरेक्शन भी एक जैसे नहीं है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म। ये सारे क्या है, ये सब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और है, ये भी आप जान लीजिए। जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैट की स्टडी कर रहे हैं, मतलब जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में चार्ज की स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पे एक बात याद रखना बहुत जरूरी होता है कि
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना क्लोज लूप कभी नहीं बनाएगी, क्लोज लूप नहीं बनेगा, कभी भी याद रखिएगा क्लोज लूप नहीं बनेगा। इलेक्ट्रोस्टैट में ये कोई चार्ज है सपोज, तो इसका कभी क्लोज लूप नहीं बनेगा कि मतलब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई और ऐसे वापस आ गई। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ना कि पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे जाके क्या होती है, आती है। तो एक ही पॉइंट चार्ज दोनों की तरह बिहेव करेगा क्या, कि वो पॉजिटिव की तरह भी बिहेव कर रहा है, वो नेगेटिव की तरह भी बिहेव कर रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, दोनों के लिए अलग अलग है कॉन्सेप्ट, कि पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में जाके खत्म होगा। ठीक है, कभी भी याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से ना क्लोज, पूरा क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड का पाथ नहीं होगा पॉसिबल। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, चलिए अब और आगे की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल कूलम्ब्स की तरह होता है, कि देखिए जैसे मैंने अभी कूलम्ब वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि दो चार्ज है मेरे पास, सपोज ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2 और ये भी है Q2। ठीक है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल पे है, सॉरी यहाँ कोई चार्ज नहीं है, इसे हटा लीजिए। ये एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज मैंने मान लिया क्या Q2 है, और ये है पॉइंट P। यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी लाइन में दिखाया जाएगा और ऐसे दिखाया जाएगा, इसे कहेंगे E1। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से अवे होगा ना, और ये भी पॉजिटिव है तो इसकी वजह से जो इसी के लाइन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो इधर की तरफ होगा। E1 E2 है, तो देखो ये कितना एंगल बना रहे होंगे, ये एंगल बना रहे हैं भाई 60 डिग्री। कितने का एंगल बना रहे हैं? 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, क्योंकि इक्विलैटरल है ना, और इसके साइड्स मान लिया हमने A। तो दो वेक्टर है E1 और E2 वेक्टर, जिसका रिजल्टेंट कहीं यहां से पास होना चाहिए, जिसे मैं ER कह लेता हूं। ER का मतलब E रिजल्टेंट। तो E रिजल्टेंट कितना होगा तुम्हारा? E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। तो देखो भाई ध्यान रखना, E1 E2 यहाँ पे E1 का एक्सप्रेशन क्या होगा? E1 जो होगा तुम्हारा वो होगा 1/4 Q1 बाय A स्क्वायर, और जो तुम्हारे पास E2 होगा, ये E1 था, E2 होगा 1/4 Q2 बाय A स्क्वायर। तो ये वही E1 E2 आ गए, E1 E2 की वैल्यू यहाँ डालना। ठीक है, आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, जैसे बोल देगा एक स्क्वायर है, ये सारे चार्ज हैं Q Q Q Q, बोलेगा यहाँ सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होगा। क्यों होगा? देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E1, इसकी वजह से जो होगा वो इधर होगा E2, इसकी वजह से इधर होगा, क्योंकि ये रिपेल करेगा, अवे होगा ना, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा ना फील्ड। तो ये तुम्हारा क्या होगा? ये होगा तुम्हारा E3, और ऐसे ये वाला क्या होगा भाई तुम्हारा? ये वाला होगा तुम्हारा E4। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस जो है सबके लिए सेम होंगे, तो चार्ज भी सेम है, तो हर चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वो क्या आने वाला है? 1/4 Q बाय ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो भी होगा, सपोज ये डिस्टेंस है मेरे पास A, तो मैं A मान लेता हूँ, A स्क्वायर, यही होने वाला है ना सबके लिए, तो सबके लिए यही होने वाला है। तो इक्वल अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करेंगे? इक्वल अपोजिट वेक्टर कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेट फील्ड क्या आ जाएगा? नेट फील्ड आपका 0 आ जाएगा। लिखना कैसे है ये मैंने आपको पीछे कूलम्ब वाले लेक्चर में बता दिया था। ओके, तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस पे नल पॉइंट के भी क्वेश्चंस आते हैं, कि वो पॉइंट बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके यहाँ पे कि देखो भाई ऐसा है, एक ये चार्ज है, सपोज ये 3Q चार्ज, और एक है चार्ज आपके पास Q चार्ज। ठीक है, आपसे कह रहा है कि वो पॉइंट बताओ इनके बीच में जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो मैंने क्या बोला कि देखो अगर दोनों लाइक चार्ज है तो बीच में कहीं ना कहीं आना है 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी आएगा जब दो वेक्टर ऐसे कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, अपोजिट साइड में होंगे, तभी तो कैंसिल कर सकते हैं, तो बीच में ही आने वाला है कहीं पे भी। तो मैंने आपको, जैसे मैंने कूलम्ब वाले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि हम कंडीशन मतलब हमें क्या देखना है, हमें हमेशा बड़े वाले चार्ज से दूर रखना है पॉइंट को। तो मैंने यहाँ रख दिया ये पॉइंट, जो कि यहाँ से कितनी दूरी पे, x दूरी पे, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? मान लेते हैं ये जो दोनों चार्ज इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो ये x है, तो ये क्या हो जाएगा? r माइनस x। मैंने क्या कहा? मैंने कहा देखो ध्यान दो, मैंने कहा कि अगर तुम्हारे पास दो चार्ज है तो हमेशा बड़े वाले चार्ज से दूर रखना है वो पॉइंट, मतलब नल पॉइंट जो आएगा ना वो बड़े वाले चार्ज से दूर आएगा। तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस r है तो ये x है, बचा हुआ क्या हो जाएगा? r माइनस x। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E1 इधर की तरफ, और इसकी वजह से जो होगा वो होगा E2। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे
अगर आपको नल पॉइंट चाहिए तो E1 को किसके बराबर करना पड़ेगा आपको, E2 के बराबर। अगर आपको नल पॉइंट चाहिए तो E1 को किसके बराबर करोगे भैया, E2 के बराबर करोगे। E1 का एक्सप्रेशन कितना होगा, E1 का एक्सप्रेशन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q बाय जो ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक का कितना है x, तो x स्क्वायर, और इसकी वजह से कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में ये डिस्टेंस कितना है आपके पास, ये आपके पास r माइनस x का स्क्वायर। तो आप एक काम करो, q से q उड़ा दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन उड़ा दो, ठीक है। तो उड़ा दिया तो क्या बचा यहाँ पे बचा 3/x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ तुम्हारे पास बच गया 1 में r माइनस x का क्या होल स्क्वायर। तुम चाहो तो इसको तुम ऐसे अरेंज कर सकते हो, √3/x का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको लिख दो 1 में r माइनस x का पूरे का होल स्क्वायर। तो देखो भाई इसको सॉल्व जब करोगे तुम यहाँ पे तो क्या आएगा, √3/x इक्वल टू प्लस और माइनस दोनों में 1/r माइनस x आएगा। तो कोई सा भी एक वैल्यू आप सॉल्व करोगे, जैसे आपने सॉल्व किया √3/x इक्वल्स टू 1 में r माइनस x, तो ये कितना आ गया, ये आ गया √3r माइनस का √3x इज इक्वल टू x। तो यहाँ से √3r इक्वल टू क्या आ गया x 1 प्लस √3, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया √3r अपॉन में 1 प्लस √3। तो ये तुम्हारा x का वैल्यू आ गया, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन एरर ना हो कुछ भी। तो x की वैल्यू क्या आएगी √3r और यहाँ पे 1 प्लस √3, ये डिस्टेंस आ गया। और ऐसे एक बार माइनस लेके सॉल्व करना, तो माइनस लेके सॉल्व करोगे तो दूसरा वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं अगला जो टॉपिक डिस्कस करता हूं वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अब मैं डाइपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक्सियल पे फाइंड आउट करूंगा। देखो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है और ये तुम्हारे पास एक नेगेटिव क्यू चार्ज है, और ये होता है एक्सियल पोजीशन जो अलोंग द एक्सिस होता है। तो एक्सिस पे फ्रॉम द सेंटर टू अ डिस्टेंस r जो है ये r है, यहाँ पे मैं निकालने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, ठीक है। तो देखो ये भी a है और ये भी a है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r माइनस a, और यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा भाई, यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस a, क्योंकि ये r है और ये है। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई वो इधर की तरफ होगा। तो नेट जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो किसके बराबर होगा, वो तुम्हारा होगा E1 माइनस E2 के बराबर होना चाहिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E1 माइनस E2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो E1 और E2 दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो E1 तुम्हारे पास क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास K Q बाय R माइनस A का स्क्वायर, और दूसरा वाला जो है उसको माइनस का K Q बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। इसकी वजह से ये वाला और इसकी वजह से ये वाला, दोनों ऑपोजिट में इसलिए माइनस करना पड़ रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितना आ गया, आप यहाँ पे KQ अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 बाय R माइनस A का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 1 बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। आप एक काम करो, यहाँ पे इसको फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, देखो KQ और ये आपके पास आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का पूरे का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस का R माइनस A का होल स्क्वायर। जिसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलने वाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई नेट, ये क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा KQ। इसको जब आप पूरा एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 4AR, और ये है तुम्हारे पास R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर। तो देखो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया यहाँ से, मैं अगर आप थोड़ी देर पहले आपने ध्यान दिया हो तो मैंने बोला डायपोलमेंट होता है चार्ज इनटू सेपरेशन। सेपरेशन कितना है दोनों के बीच में 2a, तो इस 4a को ऐसे लिख सकते हैं 2kq इंटू का 2a इंटू का r, ये r है, ठीक है, और नीचे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का पूरे का क्या होल स्क्वायर। तो q इंटू 2a तो डायपोलमेंट हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया भाई आप लोगों के पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2kpr और नीचे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर। तो ये होता है जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस। और अगर R जो है तुम्हारा वो ग्रेटर देन A हुआ तो ये A नेग्लेक्ट कर लेना, तो ये तब आ जाएगा तुम्हारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तब आएगा भाई ये 2kp अपॉन में R की पावर 3। तो ये होता है एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे नोट कर लेना, ठीक है, इसे नोट कर लो। इसके बाद अब बात करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन की, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये देख लेते हैं। चलिए देखो इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल पोजीशन
अब हम निकाल रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन है 2a। यहां से r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज होगा, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, अवे होगा। अच्छा, होंगे दोनों सेम वैल्यू के, क्यों? क्योंकि ये चार्जेस क्या है, ये चार्जेस है सेम, एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा चार्ज हमारे पास क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। एक मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है और एक मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है, तो दोनों चार्जेस हमारे पास क्या है, दोनों चार्जेस हमारे पास सेम है, ठीक है। तो देखो भाई, इन दोनों की वजह से इनको रिजॉल्व कर लेते हैं। देखो ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, तो अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा भाई, ई कॉस थीटा, ऊपर वाला क्या होगा भाई, ई साइन थीटा। सिमिलरली ये जो नीचे आ रहा है इसका भी ई कॉस थीटा इधर की तरफ ही होगा, ठीक है, लेकिन ई साइन थीटा किधर होगा, ई साइन थीटा होगा नीचे। तो ये दोनों ई साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे और दोनों ई कॉस थीटा जुड़ जाएंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो क्या आएगा, 2e cos थीटा। तो 2kq बाय, ये डिस्टेंस निकालो, देखो ये a है और ये r है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है क्या होगा तुम्हारे पास, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। इसका पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, इनटू में देखो भाई cos थीटा, cos थीटा यहाँ पे क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या आ रहा है, यहां से आ जाएगा, देखो Q इंटू 2 तो डाइपोल मोमेंट है, तो यहाँ पे बचेगा Kp, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा Kp, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इनको फर्दर सॉल्व करके आ जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। और यहाँ पे भी कंडीशन है कि इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो तब क्या करोगे, तब यहाँ पे सिंपली बन जाएगा तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, Kp अपॉन में RQ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा माइनस का Kp वेक्टर अपॉन में RQ। क्यों, बता देता हूं। देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो डाइपोल मोमेंट तो इधर है नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों अपोजिट में है, इसलिए वेक्टर में दोनों के माइनस साइन का आना जरूरी है, ठीक है। ई पे माइनस साइन लगाया क्योंकि उसके अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक्सियल में बात याद रखना, एक्सियल में दोनों पॉजिटिव होते, दोनों सेम साइड में होते हैं। एक्सियल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही था, डाइपोल मोमेंट भी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों सेम साइड था। कैसे, देखो मैं दिखा देता हूँ, याद करो। एक्सियल में क्या था, ये प्लस क्यू चार्ज था तुम्हारे पास और ये तुम्हारे पास माइनस क्यू चार्ज था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या था, इधर की तरफ था, और डाइपोल मोमेंट भी किधर था, इधर की तरफ ही था, दोनों सेम साइड थे। तो वहां पे वेक्टर फॉर्म में इसीलिए क्या लिखा था, वहां लिखा था ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 2kp वेक्टर अपॉन में rq। मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो ना तो उसको ऐसे लिखना, ई वेक्टर इज इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन rq। k क्या है पता है ना, k है 1/4πε0, ठीक है। तो देखो भाई, ये आपको दोनों के एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों के आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होने चाहिए। इसके अलावा कोई और पोजीशन है तो उसका कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको वो बताता हूं, पहले से फटाफट नोट कर लो। चलो ठीक है, तो आपने इसे नोट कर लिया है। अब जनरली किसी भी पोजीशन पे कैसे निकालते हैं, यानी कि एट एनी पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसी पोजीशन पे। तो देखो ये डाइपोल है, ये तुम्हारे पास प्लस क्यू है और ये तुम्हारे पास क्या है, माइनस क्यू है, ठीक है। और कोई एक जनरल पॉइंट है ये यहाँ पे जो कि सेंटर से r दूरी पे है और एंगल बना रहा है थीटा। मुझे यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूंगा, देखो इसके लिए सिंपल सा ट्रिक है, उस ट्रिक से काम करोगे हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। ट्रिक पे चलो, देखो भाई ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट तो इधर की तरफ ही होगा, ये रहा डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो ये p वेक्टर है तो इसका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, p cos थीटा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा इसका देखो सॉरी ये है, अगर ये p है तो ये वाला p cos थीटा है, दूसरा वाला जो होगा वो क्या होगा, p sin थीटा, ये वाला सॉरी ये वाला हो जाएगा p sin थीटा, ठीक है। अब मैंने p को तो कर लिया रिजॉल्व। अब देखो भाई यहाँ पे जरा ध्यान दो, पीछे दो बातें मैंने आपको बताई थी। एक्सियल पोजीशन जो होता है, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं।
इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों क्या होते थे, अलग अलग होते थे। तो बस उसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो। इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो जो इस लाइन के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो p cos थीटा के अलोंग ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सियल में क्या होता था, एक्सियल में दोनों सेम डायरेक्शन में होते थे। तो अगर इसे मैं एक्सेस की तरह ट्रीट करूं तो p cos थीटा के डायरेक्शन में ही मेरा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो यानी कि इसको बोलूंगा E पैरेलल। सो क्या बोलूंगा मैं? E पैरेलल। अच्छा, E परपेंडिकुलर इसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि इक्वेटोरियल में डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो ये अगर इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किधर होना पड़ेगा? इधर। इसे कह लो E परपेंडिकुलर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनके बीच में कहीं ना कहीं आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, ये तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसे E वेक्टर कहेंगे। ठीक है, बस आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि ये देखो यहाँ पे E पैरेलल क्या आएगा? पैरेलल आएगा 2k, P की जगह आप लोगे P cos थीटा। ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं इनके, तो 2k P cos थीटा और नीचे ये डिस्टेंस कितना? r क्यूब। ठीक है भाई, r क्यूब ही होगा। और ऐसे ही E परपेंडिकुलर क्या होगा? E परपेंडिकुलर होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? k क्योंकि P साइन थीटा अपॉन में r क्यूब। ये मैंने क्यों लिखा है ऐसा बता देता हूं। देखो, एक्सियल वाले में डाइपोल मोमेंट का ये वाला कंपोनेंट है और इक्वेटोरियल के लिए जो डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट है वो ये वाला है, ये वाला लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए k p sin थीटा अपॉन r क्यूब। अच्छा, एक्सियल में यहाँ 2 आता है, इक्वेटोरियल में यहाँ पे 2 नहीं आता, क्योंकि पीछे वाले एक्सप्रेशंस में भी आप देख लो ऐसा ही है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंडर रूट में E पैरेलल का स्क्वायर प्लस का E परपेंडिकुलर का स्क्वायर। भाई दोनों की वैल्यू इसके अंदर डालो और सॉल्व करके देखो क्या रिजल्ट बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना काम आपको करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये वैल्यू दोनों डालना और देखो क्या वैल्यू बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी पोजीशन पे डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ डाइपोल को डिस्कस करूंगा। ओके, चलिए।